कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जीशियो ने अपना स्पेल कास्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे काफी सारी मैजिकल एनर्जी उसके पास गैदर होने लगती है और एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनने लगता है। और वो कहता है चलो शुरू करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे जो जिंगशाओ होता है वो हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है और उसके मन में केवल एक ही सवाल था, आखिर इसने ये मैजिकल एबिलिटीज कब सीखी। और वहीं पर बेड पे हम सॉइल में कवर शीई को देखते हैं, जिसके बॉडी से अचानक से ब्लैक ऑरा बाहर आने लगता है, जिससे जिंगशाओ हैरान रह जाता है। जीशियो तुरंत ही उस ब्लैक ऑरा को एक बॉटल में कंटेन करने लगता है, जिस पर जिंगशाओ उससे पूछता है कि आखिर ये है क्या। इस पर शिव उसे बताता है कि ये एक इविल स्पिरिट है और वो उसे अपने पास बुलाता है। जिंगशाओ वहां आकर उसे पूछता है ये इविल स्पिरिट क्या होता है और क्या मुझे भी इनसे दूर रहना चाहिए। जिस पर शिव उसे बताता है कि नहीं, तुम इन सभी लोगों से अलग हो, तुम्हारी डेस्टिनी कुछ खास है, इसीलिए ये सारी बुरी चीजें और इविल चीजें तुमसे दूर ही रहती हैं। जिंगशाओ उससे पूछता है कि आखिर मैं अलग और स्पेशल कैसे हूँ। और तभी हम देखते हैं शीई मिट्टी के अंदर कवर होने के कारण तड़पने लगता है। तो जीशु कहता है तुरंत ही इसे मिट्टी से बाहर निकालो वरना ये आंखें नहीं खोल पाएगा। और शिव को इतना हुक्म चलाते देखकर जिंगशाओ को तो गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सीई तो तुरंत ही जागते हुए पूछता है कि आखिर ये जीशु यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसपे जिंगशाओ बताता है वो वहाँ पर आया था तुम्हारी लाइफ को सेव करने के लिए। और शी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उसे बचा लिया। और यहाँ जो स्टेप मदर होती है और उसके जो फादर होते हैं वो अपने बेटे को देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी जिंगशाओ की नजर पड़ती है कि शिव वहाँ से जाने लगा है, वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तो हम देखते हैं शिव अपने फोन में कैलकुलेट कर रहा होता है कुछ अमाउंट को। यहाँ पे जिंगशाओ से पूछता है तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो। जिसपे शिव उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए आज जो काम किया है उसकी फी को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा था मैं फ्री में उसकी जान बचाऊंगा। और जो जिंगशाओ होता है वो पता नहीं क्यों ब्लश करने लगता है। शिव भी उसे काफी प्यार से देख रहा होता है। तो जिंगशाओ पूछता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों घूरते रहते हो। और वहीं शिव के मन में चल रहा होता है कि इसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है और अच्छी किस्मत वाले लोग जल्दी मर जाते हैं, तो मैं इसके साथ काफी सारे पैसे बना सकता हूँ। और शिव तुरंत ही उसे कहता है मिस्टर जिंग, क्या आप मेरी सर्विस को और भी बुक करना चाहेंगे। इस सर्विस का नाम है सैल्वेशन सर्विस। जिंगशाओ से पूछता है आखिर ये सैल्वेशन सर्विस क्या होती है। इस पर शिव से बताता है कि अगर आप मुझे पेमेंट करते हो या पैसे देते हो तो आपकी मौत के बाद मैं आपकी आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, और जब आप मरने के बाद रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस पहुंचोगे तो वहाँ की गेट कीपर को मैं व्राइप कर दूंगा ताकि वो आपको अच्छे से वहाँ ले जाए, और याददाश्त मिलाने वाले सूप को भी मैं काफी टेस्टी बना दूंगा। इससे तो जिंगशाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है इतना सब कुछ, क्या तुम्हें मेरे मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है। यहाँ पे शिव से कहता है कि मरना तो हर किसी को है एक ना एक दिन, पर अगर नर्क के राजा चाहते हैं तो वो तुम्हें 3 साल के अंदर भी ऊपर बुला सकते हैं, पर अगर तुम चाहते हो तो मैं उसे डिले करके 5 साल का समय तुम्हें दे सकता हूँ। सो गाइस, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डेथ वगैरह की बातें हो रही है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है शिव, उसे अपनी मैजिकल एबिलिटी के कारण पता चल चुका है कि जिंगशाओ की लाइफ ज्यादा नहीं बाकी है, क्योंकि उसका फॉर्च्यून काफी अच्छा है। और कहा जाता है कि जिसका फॉर्च्यून बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी जो लोग बहुत लकी होते हैं वो लोग जल्दी मर जाते हैं। शिव इसके बारे में ही जिंगशाओ को बता रहा है कि अगर वो जल्दी मर जाएगा तो उसकी सोल को काफी ज्यादा तकलीफ होगी ऊपर जाने के बाद। और जो शिव है वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज के कारण उसकी तकलीफों को कम कर सकता है, और अगर वो चाहे तो उसकी मौत में भी काफी लंबा समय जोड़ सकता है। यानी कि अगर वो मरने वाला 3 सालों बाद है तो वो उसकी मौत को डिले करके 5 साल का समय उसे दिला सकता है। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं और हम जिंगशाओ को काफी ज्यादा गुस्सा में देखते हैं, और वो कहता है आखिर इस बंदे ने इस तरह से मिस्टीरियस होकर बात करना कब सीखा। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कभी इस बंदे को समझ ही नहीं सकता और ना मैं इसे कभी समझा था। जिंगशाओ तुरंत ही उससे कहता है पैसे वैसे तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला, चलो मैं तुम्हें खाना खिला कर लाता हूँ। इस पे शिव से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जिन लोगों की लाइफ छोटी होती है, यानी जो लोग जल्दी मरने वाले होते हैं, उनके साथ हमें ज्यादा नहीं रहना चाहिए वरना हमारे ऊपर भी मिसफॉर्च्यून आता है। तो गाइस, इस प्रोसेस को भी मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। तो जो लोग लकी होते हैं वो लोग इनिशियली लकी नहीं होते, वो अपने आसपास के लोगों का फॉर्च्यून चुरा लेते हैं, जिसके कारण वो लकी बन जाते हैं। और इससे क्या होता है कि उनके आसपास के जो लोग होते हैं उनके साथ बुरी बुरी चीजें होने लगती हैं। वो कहते हैं ना, अगर नेचर कुछ देता है तो उसके बदले कुछ लेता है। तो अगर एक इंसान लकी हो रहा है तो उसके आसपास के सभी लोग अनलकी हो जाते हैं, क्योंकि उनका फॉर्च्यून, उनका लक ये इंसान चुराने लगता है। इसीलिए शिव कहता है कि जो लोग जल्दी मरने वाले होते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए वरना हमारी एनर्जी पे भी फर्क पड़ता है। इस पर जिंगशाओ समझ जाता है ये बंदा ऐसा तो नहीं मानने वाला, इसीलिए वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सर्विस लेने के लिए मान जाऊंगा, पहले मुझे इसके बारे में अच्छे से बताओ कि मुझे क्या करना होगा। अब अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करने के बहाने ही वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है तो चलो खाते हैं कुछ, मुझे तो चिकन खाना है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग कार में जा रहे होते हैं, पर जो शिव होता है उसके मन में चल रहा था ये आयरन का डब्बा तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। वो कार को आयरन का डब्बा कह रहा था, और वो सोचता है मेरी दुनिया की जो कैरेजेस होते हैं या फ्लाइंग सोड होती है उससे तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल और कूल भी है। लगता है इसीलिए इस दुनिया के लोग इस चीज को खरीदने के लिए तड़पते रहते हैं और काफी सारे पैसे बर्बाद करते हैं। और तभी हम देखते हैं अचानक से शिव को कुछ महसूस होता है, उसकी बॉडी में अजीब सा पेन होने लगता है, और वो कहता है मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, और वो तुरंत ही पलट कर जिंगशाओ की तरफ दिखता है और सोचता है कहीं इसका फॉर्च्यून में मुझे अफेक्ट तो नहीं कर रहा, मेरी पावर्स को तो नहीं खींच रहा। और वो तुरंत ही जिंगशाओ से कहता है कि
मुझे एंटीडोट चाहिए, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुमने मुझे पॉइजन किया है? मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है, फिर भी तुम मेरे जैसे एक मामूली इंसान को पॉइजन करोगे? आखिर तुम इतनी बुरी चीज कैसे कर सकते हो? तुम्हारे कारण मुझे कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है, तुमने क्या किया है? एंटीडोट दो। अब जिंगसो को भी गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है तुम एक के बाद एक करके मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। पहले तुमने मुझे कर्ज किया कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हें फाइट करने के बाद खुजली हो रही है? क्या तुम्हारी खुजली मिटा दूं? शिव तुरंत ही ड्राइवर को कार रोकने के लिए चिल्लाता है और कहता है कार रोको, मुझे यहाँ से निकलने दो, मुझे जाने दो। ये जो जहर इसने मुझे दिया है काफी बुरी तरह से असर कर रहा है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। यहाँ पे जिंगशा उसकी तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें अजीब सा अनकंफर्टेबल लग रहा है? इस पर शिव कहता है अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? यहाँ पे ड्राइवर बेचारा कुछ ही नहीं कह पा रहा होता है। फिर वो पलटता है और कहता है मिस्टर यान, क्या आपको कार सिक फील हो रहा है? जब लोग कार में पहली बार बैठते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। अब इस पे तो शिव कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि उसे ऐसे ही फील हो रहा होता है और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को खाने पर देखते हैं जहाँ शिव जिंगशा से कहता है मुझे पहले के लिए माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। जिंगशा सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये डिवोर्स लेना इतनी बुरी तरह से इसके ऊपर अफेक्ट करेगा कि ये पूरी तरह से पागल ही हो जाएगा। और शिव का तो इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, वो चुपचाप खाना तोड़ता है और खाना खाने ही जा रहा होता है। यहाँ जिंगशा की इमेजिनेशन में वो एक पुअर पपी की या पुअर फॉक्स की तरह लग रहा था जो कि बेचारे खाने पर टूट पड़ता है। और यहाँ पे वो तुरंत ही सोचता है अच्छा ठीक है, इतनी क्यूट दिखोगे तो मैं तुम्हें माफी कर दूंगा ना। और वो तुरंत ही अपने साइड का भी खाना निकाल कर उसे देने लगता है। इससे जो शिव होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फिर भी और भी ज्यादा घूर घूर के खाने की तरफ देखने लगता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम क्यों नहीं खा रहे हो? जिस पे जिंगशॉ कहता है मुझे भूख नहीं लगी है। इस पर शिव उसकी तरफ देखता है और काफी सीरियस होकर कहता है चावल का एक दाना भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, हमारे पास जो भी फूड है हमें उसे बहुत ही अच्छे से खाना चाहिए और सेव करके रखना चाहिए, खाना कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस पर जिंगशॉ भी फिर चुपचाप खाने लगता है और उसके मन में चल रहा होता है कि आखिर ये कब से ऐसी बातें करना सीख गया और मैं इसकी बातों को क्यों सुन रहा हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिव कार में वापस से बैठकर उन लोगों के साथ जाने लगता है। जिंगशॉ आकर ड्राइवर को कहता है कि अब से पीछे वाली खिड़की को खोल देना ताकि उसे परेशानी ना हो और फिर वो भी जाकर कार में बैठ जाता है। अब शिव कहता है तुमने मुझे खाना खिलाया तो तुम्हारा एक एहसान है मेरे ऊपर, चलो उसे रिपे करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। तुम्हारा जो भाई है शी, उसकी जान को खतरा है, कोई उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। इस पर शिव से कहता है कि जिसने भी ये किया है आज वो हॉस्पिटल आया था। और जो जिंगशा होता है वो तुरंत ही उन दो लोगों को याद करने लगता है, यानी शी के पेरेंट्स को और उसकी स्टेप मदर को, और वो कहता है कि मैं समझ गया ये किसने किया है। अब उस दिन को 2 दिन पार हो जाते हैं और हमें शिव का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर उसका जो मैनेजर होता है वो यहाँ पे आया होता है उसके साथ कुछ काम की बात को डिस्कस करने के लिए और वो उसे एक स्क्रिप्ट देकर कहता है कि ये चाइना की काफी बड़ी एक्ट्रेस का स्क्रिप्ट है और वो बहुत बड़ी सिंगर भी है, उसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ है तो काफी लोगों की नजरें उसके ऊपर है, तो तुम्हें इस स्क्रिप्ट को काफी अच्छे से फॉलो करना होगा इस म्यूजिक वीडियो के लिए ताकि लोग तुम्हें क्रिटिसाइज ना कर सके। और जाते जाते मैनेजर लिए उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, कल सुबह 7 बजे लेने आ जाऊंगा, तैयार है ना? और हाँ, आज रात को और कल सुबह कुछ भी मत खाना वरना तुम बहुत ही ज्यादा मोटे दिखोगे वीडियो में। सीओ सोचने लगता है चलो वो गया पर एक्टिंग तो मुझसे नहीं होने वाली है, मुझे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे वही तरीका इस्तेमाल करना होगा। और वो फिर से एक तालिस्मान को निकालता है और तुरंत ही उसे बर्न करने लगता है और मैजिक स्पेल को कास्ट करने लगता है और वो कहता है कि मैं हेवन की डिक्री से यहाँ पर इस धरती में, आसमान में, सभी जगह से आत्माओं को बुलाता हूँ। यहाँ से हजारों मीलों दूरों तक की सभी आत्माएं मेरे इस हुक्म की फरमानी करो और मेरे सामने हाजिर हो। और हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे काफी सारे स्पिरिट आने लगते हैं और यहाँ पे जो शिव होता है उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम में से कौन एक एक्टर है और मुझे बताओ यहाँ पे एक्टिंग कौन कर सकता है। तभी यहाँ पे ये जो सभी लोग होते हैं वो कोई ना कोई एक्टर और एक्ट्रेस की ही आत्माएं होती है जिन्हें शिव ने बुलाया था। और एक लड़का कहता है अगर कोई रोमांटिक सीन है तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी पिछली लाइफ में काफी अच्छा एक्टर रहा था। शिव उससे कहता है सच बताओ तुम्हारा आखिर प्रोफेशन क्या था? फिर वो बताता है अरे मैं सच कहूँ तो मैं एक क्लब का होस्ट हुआ करता था। जैसे कि आप कह सकते हो कि शायद ये कोई प्रोस्टिट्यूट टाइप का इंसान था। शिव सोचता है मुझे नहीं पता ये क्या ही कह रहा है बट चलो तुम मेरे साथ मदद करना। और फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर लिए वहां पर उसे पिकअप करने के लिए आया गया होता है और उसे कहता है बताओ स्क्रिप्ट याद हुई आपको, आपने सब कुछ मेमोराइज कर लिया है ना? जिस पर शिव कहता है हाँ बिल्कुल। और वो काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं काफी अच्छे से एक्टिंग करूंगा। अब वो दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं मैनेजर लिए अभी भी उसे समझा रहा होता है कि सबसे अच्छे से बात करना, डायरेक्टर से अच्छे से बात करना और ज्यादा मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं, ज्यादा एक्टिंग मत करना या ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे शिव की बॉडी के अंदर में इस वक्त वही बंदा होता है और वो कहता है कि टेंशन मतलब ब्रदर, मैं सब कुछ ठीक से कर लूंगा। और फिर हम देखते हैं शिव तुरंत ही उसी एक्ट्रेस से मिलने के लिए चला जाता है जो कि इंडस्ट्री की क्वीन कहा जाती है और वो उससे कहता है सिस्टर जू, मेरा नाम यानजी शू है और मैं आपके साथ ही काम करने वाला हूँ। पर वो जो डीवा होती है उसका नाम जी केलिन होता है, वो उसकी बात नहीं सुनती और वो सीधे उसे हेलो कहती है। मैनेजर ली तुरंत ही बातों को समझ जाता है और वो कहता है सिस्टर लेन आप टेंशन मत लो, मैं इसे मेकअप करके लाता हूँ। पर मैनेजर ली के
मन में चल रहा होता है कि क्वीन जी बिल्कुल भी हमारे जीशू से सेटिस्फाइड नहीं है, पर जीशू से पूछता है क्या मैं पहले वॉशरूम जा सकता हूँ। इस पे मैंजेलिन कहता है कि हाँ ठीक है जाओ। जीशू तुरंत ही वॉशरूम में आता है और आसपास सभी रूम को छान मारने लगते हैं कि कोई वहां पे है नहीं ना, और फिर वो तुरंत ही आईने के सामने चला जाता है और हमारे ओरिजिनल जीशू को बाहर बुलाता है और वो कहता है माय लॉर्ड आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल वाला जीशू होता है वो उसे कहता है कि प्लीज ध्यान रखना। यह हम एक्टर जी के देखते हैं जिसके मन में चल रहा होता है कि मेरा डिवोर्स हुआ है और अभी अभी ये मेरे कमबैक का टाइम है, मैं इसे काफी सीरियसली ले रही हूँ। और वो जो जीशू है उसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पता नहीं उसकी एक्टिंग स्किल कैसी होगी। और तभी वहां पर एक आवाज आती है जो कहती है मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। और हम देखते हैं जीशू वहां पर आ जाता है और वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और कहता है तो क्या हमें शूटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो क्वीन जी होती है उसे भी वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और डायरेक्टर कहता है चलो सब कुछ सेट है तो अब मूवी को हम लोग स्टार्ट करते हैं शूट करना। तो ये कहानी होने वाली है एक पपी लव, जिसमें एक यंग लड़का होता है और एक मेच्योर लेडी होती है। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।